नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। 10 का बाजार की शुरुआत हो चुकी है और आप देख रहे हैं हमारा ये खास पेशकश। और बाजार पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक एएमसी के हरीश कृष्णन। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 हाउस स्वदेश पर। सर, हम देख रहे हैं कि बाजार जो है कि एक बुल मोमेंटम में लगातार कायम है। 19,500 की भी स्तर हमने देखी, 20,000 के स्तर की बात हो रही है और हम लगातार 18 स्वदेश पर ये कह भी रहे हैं कि अब ये बाजार का नया पिन कोड है 20,000 का। आप यहां से चाल कैसे देख रहे हैं? और अब चूंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी होने वाली है, आईटी के बड़े नंबर्स की शुरुआत हो जाएगी, टीसीएस एचसीएल टेक के नंबर्स इस हफ्ते आ जाएंगे। आप क्या चाल देख रहे हैं और क्या अब जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं वही बाजार को डिक्टेट करेंगे यहां से? जी, जैसे कि आपने बताया कि बाजार में ऑल टाइम हाई चल रहा है। और अगर हम ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो जनरली अगर हम 2005 से अभी तक का डेटा देखेंगे, करीबन 17 साल या 5,000 ट्रेडिंग दिन, तो ऑल टाइम हाई पे बाजार 500 ट्रेडिंग दिन तक टिका रहा और ऑल टाइम हाई से 1% नीचे और एडिशनल 500 दिन। तो मेरा ये बोलना है कि ऑल टाइम हाई सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है, उसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट एक्सेट्रा मेरे ख्याल से उसके बियॉन्ड देखना चाहिए। तो उसके बियॉन्ड अगर देखेंगे तो क्लियरली अगर हम इंडिया या भारत की आर्थिक व्यवस्था देखेंगे तो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत बहुत बेहतर है। अगर हम देखेंगे बी इट पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स की बात हो जाए या इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर और इम्प्रूवमेंट की बात हो जाए या यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग हो रही है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो क्लियरली ग्लोबली इन्वेस्टर्स का यही है कि इंडिया का जो ग्रोथ है और ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 5-10 साल में ग्लोबल के ग्रोथ पोटेंशियल से ज्यादा रहेगी। तो इन दोनों को हमें लगता है कि फ्रॉम अ ब्रॉडर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव इक्विटी मार्केट्स अभी भी काफी हद तक बेहतर है। फ्रॉम अ सेक्टोरल पर्सपेक्टिव जो आपने बात बोली है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स है और ग्लोबल फैक्टर्स है। ग्लोबल फैक्टर्स में ऑब्वियसली काफी डर है कि ग्लोबल स्लो डाउन और ग्लोबल रिसेशन रहेगा एंड आई थिंक अगले 6 या 12 महीने में वो ग्लोबल रिसेशन भी हो सकता है। बट हमारा ये मानना है कि ये जो ग्लोबल रिसेशन है एक तो बहुत वेल एडवर्टाइज्ड है, लास्ट 18 महीने से यही चर्चा हो रही है। तो काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स और कॉर्पोरेट सीईओस ऑलरेडी बिल्ट इन कर चुके होंगे उनके थिंकिंग के हिसाब से। जब वो फाइनली आएगी मेरे ख्याल से उतना डीप नहीं रहेगा, ऐसा हमारा बेस केस है। अगर इंडियन डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो क्लियरली इकोनॉमिक मोमेंटम स्ट्रांग है। हाँ, लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखेंगे क्योंकि लास्ट ईयर में रिवेंज कंजम्पशन हुआ था 18 महीने के लॉकडाउन के बाद। कई भारतीय बाहर घूमने के लिए गए, स्पेंडिंग हुआ था, वेडिंग सीजन बहुत अच्छा चला था। तो उसके कंपैरिजन में ये साल थोड़ा स्लो दिखेगा। बट अगर हम वो बेस इफेक्ट निकाल दें तो ब्रॉडली इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मोर सो काफी अच्छे स्तर पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी तेजी के बाद भी वैल्यूएशंस जिसकी चर्चा हो रही, क्या ये महंगे हो गए हैं? उसको लेकर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत अभी नहीं है। एक बार जरा साइंट डीएलएम की लिस्टिंग अभी अभी हुई है, जरा भाव आपको दिखा देते हैं। 265 रुपए का इश्यू प्राइस था, 401 रुपए पर बीएसई पर ये शेयर लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग के बाद भी हम देख रहे हैं कि ये शेयर थोड़ा सा ऊपर जरूर गया है। अब 411 रुपए का भाव है इसका, बीएसई का भाव और एनएसई का भाव, ये साइड बाय साइड आपको भाव दिखा रहे हैं। 55% ऊपर अब ये शेयर है इशू प्राइस के। तो एक बढ़िया लिस्टिंग साइंट डीएलएम की, 265 का इशू प्राइस, 401 पर लिस्ट होने के बाद 410 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हरीश जी, आपसे अब जरा ये जानना चाहेंगे कि देखिए यूएस में ना फिर से एक बार जो निगाहें हैं वो इन्फ्लेशन के डेटा पर हैं। इस हफ्ते इन्फ्लेशन के डेटा आ जाएंगे। यूएस फेड ने पॉज एक जरूर लिया रेट हाइक में, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी यूएस की तरफ से बाजार के लिए कुछ कंसर्न्स हैं या फिर वो कंसर्न्स अब धीरे धीरे सबड्यूड हो गए हैं, उनकी चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए अब?
देखिए, मेरा ये मानना है कि जब सब लोग मैक्रो के बारे में बात करें तब मैक्रो का जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। और जब सब लोग माइक्रो और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर हो या शुगर सेक्टर हो, नीचे के नीचे स्टॉक्स के बारे में ये बात हो रहा है, तभी मैक्रो का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट 18 महीने से यही चर्चा हो रहा है कि मैक्रो कैसा रहेगा, यूएस और ग्लोबल मार्केट्स कैसे स्लो डाउन होगी। तो मेरे हिसाब से ये रीजनेबली वेल फैक्टर्ड है। हाँ, बिकॉज बाजार लास्ट 6 महीने से ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया ऑलमोस्ट वन वे स्ट्रीट चला है, स्पेशली इन ग्लोबल मार्केट्स, जहाँ पे नास्डैक का जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऑलमोस्ट 30-35% ऊपर गए हैं। तो हो सकता है कि हाल ही में जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके बारे में हो सकता है कि यूएस फेडरल रिजर्व थोड़ा और देखे, एज इट इज एक्सपेक्टेशन है कि पॉज हो जाए। बट आई थिंक देयर इज ऑल्सो एन आउटसाइड चांस कि शायद फेडरल रिजर्व एक हाइक भी कर सकते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट नीचे नहीं आ रही है जिस हिसाब से उनका वो जो ग्लाइड पाथ था। बट लाइक आई सेड कि ये हो सकता है कि एक टेम्पररी करेक्शन का वातावरण क्रिएट किया, बट ब्रॉडली ये बहुत वेल फ्लैग्ड ऑफ इवेंट है। तो मेरे हिसाब से मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड हैव प्राइस्ड इन अ लॉट ऑफ दिस इवेंट। ऑलराइट, मॉर्निंग हरीश, प्रियंका यार, बिल्कुल बहुत हद तक प्राइसिंग में है किस तरह की मूव रहेगी। और इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट पीक आउट की बात तो बाजार काफ़ी हद तक डाइजेस्ट कर चुका है। लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं क्योंकि इकॉनमी पहले शायद मूव हुई, स्टॉक मार्केट बाद में कैचअप कर रहा है, और हम मूव अब जब कैचअप कर रहे हैं तो इस स्प्रेड को समझना चाहेंगे लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन लार्ज कैप के भी अट्रैक्टिव होते चले जा रहा है और वहाँ पर भी पैसा ज़्यादा मूव हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप उनमें अच्छी मूव पहले आ चुकी थी। अब आगे चल के रेस्ट हाफ ऑफ द ईयर के लिए किस तरह की मूव रह सकती है लार्ज कैप ओवर मिड कैप ओवर स्मॉल कैप, क्योंकि मैक्सिमम फंड्स जो है वो स्मॉल कैप में गए हैं और इनफैक्ट अच्छे रिटर्न्स भी स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा देता है। लेकिन अब इसे कंपेयर करेगा लार्ज कैप से तो कैसी पोजिशनिंग आप देख रहे हैं? देखिए, आज के दिन में लार्ज, मिड या स्मॉल कैप तीनों के एंट्री वैल्यूएशन सेम है, सिमिलर है। मतलब थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। यही चीज अगर हम 10 साल पहले की बात करें, 2013 की बात करें, तब स्मॉल कैप और मिड कैप का बहुत बड़ा डिस्काउंट था लार्ज कैप पे। तो एक्सपेक्टेशन हमें मॉडरेट करनी चाहिए दोनों स्मॉल कैप और मिड कैप के, कि जो पास्ट डेटा है या पास्ट रिटर्न्स है वो आगे वाले रिटर्न्स में उतना बड़ा गैप नहीं रहेगा लार्ज कैप से। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि कंपनीज और के स्टॉक प्राइस ओवर द मीडियम टर्म, अगले 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम अगले 3-5 साल की बात करें तो ब्रॉडली वो अपने अर्निंग्स को ट्रैक करते हैं। और अर्निंग्स तभी आता है जब कंपनी केपेक्स करती है। आज जो केपेक्स करेगा कंपनी, वो 2-3 साल के बाद वो अर्निंग्स में दिखेगा। और अगर आप केपेक्स के बारे में बात करें तो 10 साल पहले अगर हम देखेंगे तो करीबन 65-70% ऑफ टोटल केपेक्स जो लिस्टेड कंपनीज थी वो मिड और स्मॉल कैप के यहाँ से आ रही थी। आज के दिन में, बिकॉज लास्ट 10 साल काफी कठिन था, बहुत सारे कंपनीज बैंक्रप्सी, आईबीसी सब चले गए, आज के दिन में करीबन 60% ऑफ टोटल केपेक्स लार्ज कैप कंपनीज कर रही है। तो वो भी अगर ध्यान में रखेंगे कि जो आज केपेक्स कर रहे हैं वही आगे जाके उनका ही अर्निंग्स फर्स्ट इंप्रूव होगा। वो दोनों और एंट्री वैल्यूएशन तीनों सेगमेंट्स के सिमिलर है। ये दोनों को अगर ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि लार्ज कैप्स बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकते हैं अगले 3-5 साल के हिसाब से। ठीक है हरीश जी, जरा ना मेटल पर आपसे व्यू चाहेंगे सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं एक दायरे में सिमट गए हैं। अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील को छोड़ दें, अपवाद के तौर पर छोड़ सकते हैं उसको, आप ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वाली जो स्टोरी है देश की वो बेहतर है। हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम स्पेस वो है कहीं ना कहीं जो देश के जो ग्रोथ स्टोरी से, जो सरकार के विजन से लिंक्ड हैं। तो क्या अगर स्टील को या फिर ओवरऑल मेटल को चलना है तो क्या चाइना वाला फैक्टर इतना क्रूशियल है? क्या डोमेस्टिक डिमांड इसको ड्राइव नहीं कर पाएंगी?
जी, मेटल्स स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स में चाइना का जो डोमिनेंस है, करीबन 60-70% ऑफ वर्ल्ड कमोडिटीज चाइना के इशारों पे नाचता है, फ्रॉम अ डिमांड एज वेल एज फ्रॉम अ सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो आपने बात बोली है बहुत सही है कि अ लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स आर बेनिफिटिंग सरकार के इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के होते हुए। बट चाइना में भी अगर आप देखोगे तो क्लियरली रीओपनिंग का बड़ा होप था, और वो थोड़ा बहुत फिजल आउट हो रहा है, और वहां पे स्लो डाउन। आज ही सुबह वहां का इन्फ्लेशन डेटा भी आया है, वो एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज ही है। तो हो सकता है कि वहां की सरकार एक्चुअली कुछ स्टिमुलेट करे, और उसके चलते चलते ओवरऑल मेटल्स के भाव भी ऊपर जाए। तो बाय एंड लार्ज हमारा ये मानना है कि मेटल सेक्टर एक ट्रेडिंग ओरिएंटेड सेक्टर है। हमें एक निगाह डेफिनेटली चाइना के ऊपर रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू डीलिंग और इन ट्रेडिंग विद मेटल स्टॉक्स। और चूंकि वो अभी तक अंडर परफॉर्म किए हैं एंड चाइना का स्लो डाउन हो रहा है, तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि चाइना कुछ करे जो वहां का स्टिमुलेट कर पाए, एंड उसके चलते चलते इंडियन मेटल स्टॉक्स में भी हो सकता है कि एक मार्केट परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस का स्कोप हो। राइट मिस्टर हरीश, इस बार की अर्निंग से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? फाइनेंशियल, जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स हम फाइनेंशियल सेक्टर के देख रहे हैं, बैंक्स हो, फाइनेंस हो, वो तो अच्छे दिख रहे हैं। क्या येट अनदर क्वार्टर फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, और उसके अलावा और दूसरी कौन सी पॉकेट्स हैं जहाँ अच्छी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल्स में तीनों डिमेंशंस लास्ट के 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर बहुत बढ़िया है। एक है क्रेडिट ग्रोथ, दूसरा है आप उनके मार्जिन्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और तीसरा है उनके लॉस, क्रेडिट लॉस। जब तीनों के तीनों 10 के 10 नंबर पे है, तो हो सकता है कि कोई एक डिमेंशन में शायद वो 8 या 9 आउट ऑफ 10 स्कोर कर पाएंगे। वैसे ये क्वार्टर भी लग रहा है कि सबके अच्छे आ सकते हैं। हो सकता है कि मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत कंप्रेशन आए। अगर बैंक्स के अलावा देखें तो क्लियरली हमें लगता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है अक्रॉस द बोर्ड थोड़े डिसअपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लास्ट ईयर यही टाइम पे रिवेंज कंजम्पशन का फुल पीक चल रहा था, क्योंकि 18 महीने सब हम लॉकडाउन पे थे। तो खुलते ही वी वेंट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ओवर दैट। अभी टॉप लाइन ग्रोथ काफी सारे कंजम्पशन कैटेगरीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, रिटेलिंग हो, मेरे ख्याल से थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। लेकिन पॉजिटिवली मार्जिन्स बहुत सारे कंपनीज के इंप्रूव हो सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, गैस यूटिलिटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर, ये 4 सेक्टर है जहां पे हमें अगले 2-3 क्वार्टर में अच्छा मार्जिन ट्रेजेक्टरी का स्कोप या विजिबिलिटी दिखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू ग्रोथ मेरे ख्याल से सभी सेक्टर्स में थोड़े स्लो रहेंगे। हरीश जी, एक और सेगमेंट है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह था, निवेशक काफ़ी आकर्षित हुए उन सेक्टर्स की तरफ। फिनटेक की बात कर लें या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हम कह लें। अब हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट है, लोअर लेवल से कहीं ना कहीं बाइंग लौटी है स्टॉक्स में, थोड़े स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, और ब्रोकरेजेस की तरफ से कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स भी उनके सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भविष्य कैसा लग रहा है इन कंपनीज का, और क्या कोई स्पेसिफिक खेमा इसमें है जिसके वो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, न्यू एज बिजनेसेस के 2 कॉस्ट एंगल्स है। एक है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर और दूसरे है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। अगर हम देखेंगे तो जब पीक फंडिंग चल रहा था स्टार्टअप वर्ल्ड में, तो ये दोनों जो फैक्टर है कॉस्ट के बहुत बहुत महंगे हो गए थे, बिकॉज बहुत सारे कंपटीशन था। तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर्स भी बहुत बढ़ गया था, और एम्प्लॉयज को तो वैसे भी बहुत अच्छे सैलरी मिल रहे थे, एंड वो और भी बढ़ गया था। लास्ट अगर 12 महीने अगर हम जो फंडिंग विंटर की बात कर रहे हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में, उसका एक्चुअली पॉजिटिव कॉनोटेशन है जो लिस्टेड स्पेस में न्यू एज कंपनीज है, कि उनका जो कॉस्ट है एक्चुअली कम हुआ है।
ऑल्सो बहुत सारे कंपनीज में वो क्लियर प्रेशर आ गया था कि सिर्फ ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ करके वैल्यूएशंस क्रिएट नहीं होते हैं। तो ग्रोथ के हिसाब के अलावा प्रॉफिट्स और कैश प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान पे रखना चाहिए। एंड एटलीस्ट 3-4 कंपनी ऐसे हुए हैं जो वो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कैश प्रॉफिटेबिलिटी सब बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कि ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़े बहुत जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्रॉड थे वो थोड़ा तो मॉडरेशन हुआ है। हैविंग सेड दैट कि ये सब बहुत नेसेंट बिजनेसेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत मेच्योर या बिजनेसेस, बिकॉज ये सब शुरू हुए लास्ट 5-7 साल में। देयरफॉर बहुत सारे कंपनीज इनमें से होंगे जो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो सकते हैं अगले 3-5 साल में। तो हमारे हिसाब से एक बास्केट बना के रखना चाहिए, एक पोर्टफोलियो लेवल रखना चाहिए, बजाय कि आप सिर्फ 1 या 2 कंपनी में इन्वेस्ट करें इन सब न्यू एज बिजनेसेस में एंड होप करें कि वो आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो ऐसा बास्केट अप्रोच हमारे थोड़े बहुत पोर्टफोलियोज में है कि 4-5 ऐसे कंपनीज को एक साथ बास्केट में बना के हम खेल रहे हैं फ्रॉम अ थीसिस कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज में एक्चुअली कॉस्ट नीचे आए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी का जो विजिबिलिटी है काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है, एटलीस्ट व्हेन वी लुक एट FY25 एंड बियॉन्ड। राइट हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आज इतनी डिटेल्ड इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए, अपनी प्रिफर्ड सेक्टर्स और अवॉइड लिस्ट भी हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू।